हेलो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने बात की थी केंचुए का नर प्रजनन तंत्र। इस क्लास में हम बात करने वाले हैं केंचुए का मादा प्रजनन तंत्र। केंचुए की आंतरिक संरचना के अंतर्गत हमने बात की ही पाचन तंत्र की, प्रजनन तंत्र की, और प्रजनन तंत्र में हमने बात कर ली थी केंचुए का नर प्रजनन तंत्र। और हम बात कर रहे हैं आज केंचुए का मादा प्रजनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए, पिछले क्लास में हमने बात की थी जब नर प्रजनन तंत्र पढ़ा था कि जनरल पॉइंट्स के बारे में। जल्दी से एक बार फिर से देख लेते हैं क्या खास बात होती है। तो केंचुआ कैसा प्राणी होता है? तो एक द्विलिंगी प्राणी होता है। हमने बात की थी केंचुआ द्विलिंगी या उभयलिंगी प्राणी होता है। मतलब क्या रहा था कि एक ही प्राणी के अंदर नर प्रजनन तंत्र तथा मादा प्रजनन तंत्र दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। ऐसे प्राणी को हम कहते हैं द्विलिंगी या उभयलिंगी, मोनोसियस, बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट। तो केंचुआ कैसा प्राणी था? तो एक द्विलिंगी प्राणी था। हमने ये भी डिस्कस किया था कि केंचुए के अंदर क्या पाई जाती थी? तो पुम पूर्वावस्था पाई जाती थी, पुम पूर्वता या प्रोटेंड्रस अवस्था पाई जाती थी। क्या होती थी पुम पूर्वावस्था? तो हमने कहा कि जब एक ही प्राणी के अंदर दोनों प्रजनन अंग उपस्थित हो, अर्थात एक ही प्राणी में नर और मादा दोनों प्रजनन अंग उपस्थित हो, तो उनमें से यदि नर प्रजनन अंग मादा प्रजनन अंगों से पहले विकसित हो जाए तो इस अवस्था को कहते थे हम पुम पूर्वता। और यदि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मादा प्रजनन अंग नर प्रजनन अंगों की अपेक्षा पहले विकसित हो जाए तो इस अवस्था को हमने कहा था स्त्री पूर्वता। स्त्री पूर्वता किसे कहेंगे? स्त्री पूर्वता। तो ऐसी स्थिति जब मादा प्रजनन अंग नर प्रजनन अंगों से पहले विकसित हो जाए, परिपक्व हो जाए, तो ऐसी स्थिति को कहते स्त्री पूर्वता। हमने ये भी कहा था कि इस पुम पूर्वावस्था के कारण केंचुए में स्वनिषेचन नहीं होता। स्वनिषेचन नहीं होता। स्वनिषेचन नहीं होता तो फिर क्या होता है? तो परलैंगिक प्रजनन पाया जाता है। परलैंगिक प्रजनन पाया जाता है। क्या मतलब रहा कि परनिषेचन द्वारा लैंगिक प्रकार का प्रजनन पाया जाता है। लैंगिक प्रकार का प्रजनन पाया जाता है। ओके, केंचुए की हम बात करें तो द्विलिंगी उभयलिंगी प्राणी होता है, पुम पूर्वावस्था पाई जाती है, स्वनिषेचन नहीं होता, परनिषेचन होता है, और परनिषेचन के द्वारा ही लैंगिक प्रजनन पाया जाता है। आइए हम बात करते हैं केंचुए के मादा प्रजनन तंत्र की। चित्र के अंदर अंडाशय, अंडवाहिनियां और शुक्रग्राहिकाएं। अंडाशय, अंडवाहिनियां और शुक्रग्राहिकाएं किसके भाग हैं? तो ये मादा प्रजनन तंत्र के भाग हैं। कौन कौन से यदि भागों की हम बात करें तो नंबर 1 अंडाशय, नंबर 2 अंडवाहिनियां, और नंबर 3 पर है शुक्रग्राहिकाएं। शुक्रग्राहिकाएं, अंडाशय, अंडवाहिनियां और शुक्रग्राहिकाएं, ये तीनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो मादा प्रजनन तंत्र का निर्माण करते हैं। आइए एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो नंबर 1 पर हम बात करते हैं सबसे पहले अंडाशय के बारे में, ओवेरी। यदि इस अंडाशय की संख्या की बात करें, संख्या कितनी जोड़ी? तो एक पेयर। अंडाशय की कितनी जोड़ी? एक जोड़ी। यदि स्थिति की बात करें, लोकेशन की बात करें, स्थिति, तो स्थिति कहाँ? तो 13वें खंड में, 13वें खंड में आमाशय के नीचे
या पीछे, 13वें खंड में आमाशय के नीचे और 12वें 13वें अंतराखंडीय पट, 12वें 13वें अंतराखंडीय पट पर ये दोनों आपस में संयुक्त रहती है, संयुक्त रहती है। यदि इस स्थिति की बात करें तो 13वें खंड में आमाशय के पीछे की ओर और 12वें 13वें अंतराखंडीय पट पर ये आपस में संयुक्त रहती है, जुड़ी रहती हैं। नेक्स्ट यदि हम और बात करें तो प्रत्येक अंडाशय आठ से 12, प्रत्येक अंडाशय 8 से 12 अंगुली के समान प्रवर्धों से मिलकर बना होता है और इन्हीं प्रवर्धों में अंडाणु पंक्ति के रूप में उपस्थित होते हैं। क्या मतलब रहा? प्रत्येक अंडाशय 8 से 12 अंगुली के समान प्रवर्धों से मिलकर बना होता है और इन्हीं प्रवर्धों में अंडाणु पंक्ति के रूप में उपस्थित होते हैं। यदि इसकी बात करें किस तरह का दिखता है अंडाशय, तो ये कुछ इस तरह का नजर आएगा। आठ से 12 प्रवर्धों का बना हुआ होता है और इन्हीं प्रवर्धों में क्या पाए जाते हैं? अंडाणु और पंक्ति के रूप में व्यवस्थित होते हैं। कुछ इस तरह से अंडाणु इन्हीं प्रवर्धों में पंक्ति के रूप में पाए जाते हैं। कुछ इस तरह से इसे कहेंगे हम पट, सेप्टम। ये है प्रवर्ध, ये है अंडाणु। कुछ इस तरह का अंडाशय, यदि इसका हम काट के देखें तो हमें कुछ इस तरह की रचना दिखाई देती है। प्रत्येक अंडाशय 8 से 12 अंगुली के समान प्रवर्धों से मिलकर बना होता है और इन्हीं प्रवर्धों में क्या प्रेजेंट होते हैं? अंडाणु प्रेजेंट होते हैं। और क्या खास बात होती है इस अंडाशय की? यदि इसके कार्य की हम बात करें, क्या कार्य करता है, तो इसका जो प्राथमिक कार्य है, प्राथमिक कार्य अंडाणुओं का निर्माण करना, अंडाणुओं का निर्माण करना। देखिए, हम बात कर रहे हैं केंचुए का मादा प्रजनन तंत्र, और मादा प्रजनन तंत्र अंडाशय, अंडवाहिनी और शुक्रग्राहिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। हम बात कर रहे हैं अंडाशय के बारे में। अंडाशय की संख्या हमने बात की 1 जोड़ी। अंडाशय की स्थिति की बात करें 13वें खंड में आमाशय के पीछे और 12वें 13वें अंतराखंडीय पट पर ये आपस में संयुक्त रहती है
और प्रत्येक अंडाशय 8 से 12 अंगुली के समान प्रवर्धों से मिलकर बना होता है। इन्हीं प्रवर्धों में अंडाणु पंक्ति के रूप में प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो अंडाशय, इसकी संरचना में हम देखें तो कुछ इस तरह की रचनाएं आप लोगों को देखने को मिलेगी और इनको हम प्रवर्ध कहेंगे। और इन्हीं प्रवर्धों में पंक्ति के रूप में, एक क्यू के रूप में क्या प्रेजेंट होते हैं? अंडाणु प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें अंडवाहिनी की। नेक्स्ट देखिए अंडवाहिनी। अंडवाहिनियाँ ओविडक्ट्स, ओविडक्ट्स, ये अंडवाहिनी, अंडाशय, ओविडक्ट्स। क्या खास बात? यदि इनकी संख्या की बात करें हम तो अंडवाहिनी की संख्या भी कितनी पेयर? एक पेयर। अंडवाहिनियों की संख्या भी एक जोड़ी। यदि स्थिति की बात करें हम, लोकेशन की बात करें तो 14वें खंड में तंत्रिका रज्जु के, तंत्रिका रज्जु पर आपस में मिलकर ये मादा जनन छिद्र द्वारा बाहर की ओर खुलती हैं, बाहर की ओर खुलती है। क्या मतलब रहा? स्थिति की हम बात करें तो कौन से खंड में? 14वें खंड में। और तंत्रिका रज्जु पर ये आपस में मिलकर मादा जनन छिद्र के द्वारा बाहर की ओर खुलती हैं। क्या काम? यदि अंडवाहिनियों के कार्यों की हम बात करें तो इनका प्राथमिक कार्य क्या हो जाएगा? तो इनका प्राथमिक कार्य अंडाणुओं का वहन करना। इनका प्राथमिक कार्य अंडाणुओं का वहन करना होता है। अंडवाहिनियों का प्राथमिक कार्य अंडाणुओं को वहन करना होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शुक्रग्राहिकाएं। शुक्रग्राहिका, शुक्रग्राहिकाएं, स्पर्मेथिका, शुक्रग्राहिकाएं। यदि नंबर की बात करें, संख्या की बात करें तो 4 पेयर। नंबर की बात करें तो कितने पेयर? 4 पेयर। 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर और 4 पेयर। यदि स्थिति की बात करें, स्थिति की हम बात करें, कहाँ स्थित होती हैं शुक्रग्राहिकाएं? तो ये 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां और ये 9वां। तो कहाँ स्थित होती हैं? तो ये 5वें, 6वें, 7वें, 7, 8 और 8, 9 कहाँ स्थित होती है? तो 5वें, 6वें अंतराखंडीय पट, 6वें, 7वें अंतराखंडीय पट, 7वें, 8वें अंतराखंडीय पट और 8वें, 9वें अंतराखंड पट्टीय पर स्थित होती हैं। 5वें, 6वें, 6वें, 7वें, 7वें, 8वें और 8वें, 9वें अंतराखंडीय पटों पर, अंतराखंडीय पटों पर स्थित होती हैं। यदि शुक्रग्राहिकाओं की स्थिति की हम बात करें तो ये 5वें, 6वें, 7वें, 7वें, 8वें और 8वें, 9वें अंतराखंडीय पटों पर, अंतराखंडीय पटों, अंतराखंडीय का मतलब होता है 2 खंडों के बीच में, तो अंतराखंडीय पटों पर स्थित होती हैं। यदि इनके कार्यों की हम बात करें, क्या कार्य करती हैं? तो इनका जो प्राथमिक कार्य है
शुक्र ग्राहिकाओं का प्राथमिक कार्य मैथुन क्रिया के दौरान या मैथुन क्रिया के समय शुक्राणुओं को मैथुन क्रिया के समय शुक्राणुओं को ग्रहण करना होता है, ग्रहण करना होता है। प्राथमिक कार्य की बात करें तो प्राथमिक कार्य मैथुन क्रिया या कोपुलेशन प्रोसेस के दौरान शुक्राणुओं को ग्रहण करने का होता है। यदि बात करें किस तरह की होती है शुक्र ग्राहिका, तो कुछ इस तरह की, कुछ इस तरह की नजर आएगी। इस भाग को कहेंगे हम एम्पुला, तुम्बिका, एम्पुला या तुम्बिका। इस भाग को कहेंगे अपन अंधनाल, अंधनाल। ये वाला भाग कहलाता है ग्रीवा, नेक। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? स्पर्म्स। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? शुक्राणु। शुक्र ग्राहिका का प्राथमिक कार्य हमने बात की कि मैथुन क्रिया के दौरान, मैथुन क्रिया के समय शुक्राणुओं को ग्रहण करती है। तो यदि इसकी बात करी जाए किस आकार की होती है, कैसी दिखती है शुक्र ग्राहिका, तो कुछ इस तरह की नज़र आती है। इसके अंदर ये वाला भाग है एम्पुला तुम्बिका, इस भाग को कहेंगे अपन अंधनाल, और ये वाला भाग कहलाएगा ग्रीवा। और इस शुक्र ग्राहिका के अंदर क्या स्टोर रहते हैं या किसे ग्रहण किया जाता है? तो शुक्राणुओं को ग्रहण किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था मादा प्रजनन तंत्र। अगले वीडियो में हम बात करेंगे केचुए में कोपुलेशन या मैथुन क्रिया के बारे में। सो कीप वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक्स अ लॉट।